बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातचीत और मैं हूं आपका होस्ट उबैदुर रहमान शफीक। जैसा कि नाज़रीन किराम आप बखूबी जानते हैं कि प्रोग्राम बातचीत में हमारी ये कोशिश होती है कि मुआशरे में बसने वाले हर एक इंसान को उसके ज़ाती किरदार से वाकिफ़ करवा सकें कि किस तरह वो मुआशरे की तरक्की में, मुआशरे की इस्लाह में अपना किरदार अदा कर सकता है। इसी सिलसिले की कड़ी और आज का हमारा प्रोग्राम, आज हम 3 हार्डकोर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 23 मार्च योम पाकिस्तान, योम तजदीद वफ़ाए अहद के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि आप सब हज़रात जानते हैं कि आज पाकिस्तान में बहुत ही जोश व जज्बे के साथ योम पाकिस्तान मनाया गया है और हमें जो इस बार जोश व जज्बा नज़र आया है, जो उम्मीद नज़र आई है, जो जोश हमें नौजवानों में नज़र आया है और इस तरह हमें सोशल मीडिया में देखने पे आया है, वो इस कदर ज़्यादा जोश था, ये हमें पहले देखने में नज़र नहीं आया। पाकिस्तान की बहारें फिर से लौट रही हैं। इंटरनेशनल दुनिया पाकिस्तान को एक अलग नज़र से देख रही है। पहले पाकिस्तान के अंदर PSL का मेला सजा, जहां पर इंटरनेशनल खिलाड़ी आए और अब फिर यह तकरीब हुई और इस तकरीब को भी एक इंटरनेशनल व्यू दिया गया, जिसके अंदर जो उसके मेहमान खुसूसी थे वो डॉक्टर महातिर मोहम्मद थे और इसी तरह दीगर ऑफिशियल्स ने ओमान से, आज़रबाईजान से, तुर्की से और बहुत से मुल्कों के ऑफिशियल्स ने बाकायदा तौर पे इस तकरीब के अंदर शिरकत की और इस तकरीब को 4 चांद लगाए। और जिस जोश व जज्बे के साथ आज ये तकरीब रूनुमा हुई, वो एक दीदनी जोश व जज्बा था। तमाम कौम हमें एक मुत्तहिद नज़र आ रही थी और उसके बाद इस तकरीब की जो जोश व जज्बा है, उसमें जो हालिया कशीदगी रही भारत के साथ और पाकिस्तान को जो पाक भारत हालात के अंदर जो बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं, उसके बाद पाकिस्तानी कौम का जज्बा, पाकिस्तानी कौम का जोश इससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो इस पूरे जोश व जज्बे ने इस पूरी तकरीब को 4 चांद लगा दिए। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, वो बहुत ही दर्दनाक टॉपिक है। कराची शहर कायद के अंदर, वो कराची जो रोशनियों का शहर है और जिसकी रोशनियां दोबारा से लौटनी शुरू हो रही हैं, वहां पर कल जुमे के दिन मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी हाफिज़हुल्लाह के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ। तो जहां पर पाकिस्तान का अमन वापस लौट रहा है, वहां पर इस तरह की दोबारा से कार्रवाइयाँ होना और इस तरह के वाक़यात होना, ये बहुत तशवीशनाक हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा आज का आखिरी टॉपिक है वो न्यूजीलैंड के हवाले से है कि न्यूजीलैंड में कल नमाज जुमा की एक शानदार तकरीब हुई और एक ऐसी तकरीब थी कि जिसमें पूरी दुनिया उस तकरीब को देख रही थी। उसमें न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने भी शिरकत की। तो हालिया जो पीछे सानिया न्यूजीलैंड हुआ है, उसके बाद पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती तमाम दुनिया कर रही है और इस्लाम की तरफ और मसाजिद की तरफ लोगों का रुख बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज हमें इस खास टॉपिक के ऊपर, खास तौर पे जो 23 मार्च का हमारा टॉपिक है, हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब जवेद इकबाल साहब ने और इसी तरह हमारे को एंकर हैं जनाब गुलाम नबी मदनी साहब और इसी तरह पाकिस्तान से हमें सीनियर तजिया निगार और जो दफाई उमूर के तजिया निगार हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले तो मैं जवेद साहब आपको वेलकम कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। मनीष साहब आपको भी वेलकम कहता हूँ। आज ये 23 मार्च का ये जो पूरा मेरा सजा और पूरी कौम के अंदर जो जोश व जज्बा था और फिर उसके बाद आपने भी टेलीविज़न के ऊपर जो उसके मनाजिर देखे, फिर GF-17 थंडर्स ने और फिर उसके बाद तुर्की के जहाज़, एक बहुत ही रूह परवर मंजर था और हर एक के अंदर बहुत ज़्यादा जोश व जज्बा था। तो इस सारे पूरे इस सिनेरियो को मनी साहब आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान 70 सालों के बाद दुनिया के जो टॉप 10 बड़े ममालिक हैं तरक्की याफ्ता, उनमें शामिल होने जा रहा है और हमें खुशी है कि 70 सालों का जो हमारा सफ़र है, अब उस सफ़र में जो हमने मुश्किलात बर्दाश्त की, वो सारी की सारी मुश्किलात अब एक उसका समरा निकलने वाला है, समाज में सामने आ रहे हैं। यौम पाकिस्तान जो बुनियादी तौर पर जिसका हदफ और जिसका मकसद और अगराज़ व मकासद तो यही हैं कि चूँकि 1940 के अंदर रेजोल्यूशन पास हुई थी कि पाकिस्तान को बनाया जाए, तो ये उसी की तजदीद या उसी को याद दहानी के लिए होता है कि हमने ये मुल्क किस तरह से हमारे आबा-ओ-अजदाद ने हासिल किया। बुनियादी तौर पर तो ये दिन इस मकसद के लिए मनाया जाता है। लेकिन इस दफ़ा का जो ये योम पाकिस्तान था, ये इसलिए अहम था, इसलिए मुख्तलिफ था क्योंकि इस दिन पाकिस्तान की जो दिफाई ताकत है, जो 27 फरवरी को जो पाकिस्तान ने इंडिया के 2 जहाज़ मारे और उनमें पायलट गिरफ्तार किया, तो उसका अमली तौर पर जो मुशाहिदा है, तजर्बा है, दुनिया को बताया गया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन बन गया है और पाकिस्तान के तमाम इदारे एक पेज पर आ गए हैं और अफवाज पाकिस्तान बावजूद इसके कि भारत से अददी एतबार से बहुत कम है, बावजूद इसके कि भारत से पाकिस्तान की फ़ौज का बजट बहुत कमज़ोर है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान की अफवाज के पास उस तरह के हथियार जिस तरह से भारत ख़रीदता है दुनिया से, इसराइल से, रशिया से, अमेरिका से, पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो है पाकिस्तान के पास जज्बा ईमान से लैस जो है पाकिस्तान की अफवाज है और हर सिपाही जो उससे मुसल्लह है। तो इस एतबार से
पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया कि हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अच्छा बहुत अच्छा साहब, दिन है। 23 मार्च के ऊपर नरेंद्र मोदी का पैगाम देना और वज़ीर आज़म को फ़ोन करना और उसके बाद फिर उनका ट्वीट करना और पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना, ये क्या मामला कैसे सारा एकदम से बदल गया? जी 27 फरवरी को उनके आपने तेवर देखे थे भारत के, जिस तरह उनने एक वो जैली एक वो अपना पुलवामा में जो हमला अटैक कराया था, तो उसके बाद वो उनने जिस तरह के वो पाकिस्तान के ऊपर हालात बनाए थे और पाकिस्तान ने उसको रिएक्शन दिया था। और उसके बाद हमारे वो GF-17 थंडर ने जब उनके जो 2 जहाज़ गिराए, तो अभी वो बहुत उसके बाद भी हालात बहुत कशीदा थे, अभी कशीदा हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कल जो उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब ने पैगाम दिया है अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को पाकिस्तानी अवाम के लिए 23 मार्च के हवाले से, तो उसमें मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो है क्रेडिट जो है ना GF-17 थंडर को जाता है, कि जिसने जो है ना अपनी दाक बटाई है, उसने बताया है कि हम पाकिस्तान के उसकी जो गरज है, उसकी गरज है, उसकी जो बरस है, उसने बता दिया कि हम कैसे हैं और हम किस तरह जो है उसको उसने दाग बटाई है। और उसी पर यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ कि हालिया जो 27 फरवरी को जो वाक़या हुआ, उसके बाद जो GF थंडर की जो मार्केट है उसमें बेबहा इजाफा हुआ है। पूरी दुनिया की निगाहें उसकी तरफ आ गई हैं, क्योंकि इसके मद्दे मुकाबिल जो तैयार देखा जाता है वो F-16 देखा जाता है, तो F-16 इससे कई गुना महंगा है। और अब जो मलेशिया के वज़ीर आज़म आए हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर इंटरेस्ट शो किया कि हम इस तैयारी को खरीदना चाहते हैं। जी, उसके लिए जो है ना सबसे बड़ी बात यह है कि 1990 में जब ये अपना F-16 जो है अपना अमेरिका ने हमें देने बंद कर दिए थे, तो फिर पाकिस्तान ने सोचा कि इसके बदले में हमें कोई अपना एक ऐसा एयरक्राफ्ट जहाज़ बनाना चाहिए कि जो अपने मुल्क का हो अपना, ताकि हमें किसी पाबंदी का सामना ना करना पड़े। तो फिर उस टाइम उन्होंने 1990 में शुरू किया था GF-17 थंडर बनाना। तो GF-17 थंडर का जो है वो F-16 से इन लोगों ने उसी टाइम जेन में सोच लिया था कि एक स्टेप ऊपर रखना है। वो GF-16 था, ये GF-17 एक स्टेप ऊपर, ठीक है। तो फिर इसका नाम GF थंडर क्यों रखा था? ये इसलिए रखा था कि ये इसको जॉइंट वेंचर कर दिया था, बिल्कुल जॉइंट वेंचर कर दिया था। और पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर, पाकिस्तान और चाइना ने, तो पाकिस्तान ने सबसे बड़ी इस जो वाक़या हुआ है पुलवामा का, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट मिला है वो GF-17 की कारकर्दगी को मिला है। यानी कि इस साल का 2019 का 23 मार्च हम GF-17 के नाम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि GF-17 जो है, जिस दिन उसने उसके 2 जहाज गिराए थे इंडिया के, उसी दिन पूरी वर्ल्ड मार्केट में खासतौर पे चाइना पे 10 से 15% इसके शेयर बढ़ गए थे। तो अब जो है आपने देखा, आज सुबह उसको जैकेट भी पेश की अपने मलेशिया के वज़ीर आज़म को, महातीर को, तो उसके साथ ही उनको वो जहाज़ की उनने ख्वाहिश भी की थी देखने की। तो ज़ाहिर है बट साहब यहाँ पर बहुत अच्छी खुशखबरी हम नाज़रीन के साथ भी शेयर कर दें कि इंशाल्लाह अगले साल 2019 के अख्ताम और 2020 के अंदर, अभी तक जो ये 3rd जनरेशन की ब्लॉक 3 चल रहा था, जी जी, आगे जो 4.5 जनरेशन का, भारत जो राफेल तैयारों की बात करता है वो भी 4.5 जनरेशन के तैयारे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो अब बनाने जा रहा है वो 4.5 जनरेशन का तैयारा होगा। वो राफेल तैयारे पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं, ये उससे बहुत ज़्यादा नए टेक्नोलॉजी के होंगे। और जैसे ही ये 4.5 जनरेशन का तैयारा आ जाएगा, उसके बाद अगला कदम पाकिस्तान ने उसका भी पूरा सिस्टम लॉन्च कर दिया है, वो है 5th जनरेशन के तैयारे, वो भी पाकिस्तान बनाने जा रहा है। 5th जनरेशन के जो आ रहा है उसके अंदर जो पाकिस्तान जहाज बनाएगा वो स्टेल्थ जहाज होंगे, जो रडार पे भी नजर नहीं आएंगे। सिर्फ 4-5 ममालिक हैं, 4 ममालिक जिनके पास 5th जनरेशन है, उसमें चाइना है, अमेरिका है, रशिया है और 1-2 ममालिक है, उसमें पाकिस्तान भी उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो बनने जा रहा है। अच्छा नाज़रीन इकराम, आप जो मनाजिर है आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह से पाकिस्तानी जहाज़ों ने अपना एयर शो किया। उसके बाद जो चाइनीज़ जहाज़ थे, चाइनीज़ डेलीगेशन आया हुआ था, उन्होंने एयर पास किया। और फिर उसके बाद एक बहुत मजे की बात यहाँ पर हुई है कि जो हमारे एयर चीफ है, सरबराह है, उन्होंने बाकायदा तौर पे खुद जहाज उड़ा के उन्होंने एयर पास किया और बाकायदा तौर पे उन्होंने वहां से फजा से पूरी कौम के लिए पैगाम दिया। तो ये जो उनका पैगाम देना था, ये क्या मैसेज, क्या सिनेरियो, क्या बयानिया बिल्ड कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने? जी मदनी साहब। देखें, ये पाकिस्तान की जो अफवाज है, ये कोई उनके पास ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बगैर सिफारिश के आ गए हों या उनको कुछ चीज़ें आती ना हो। पाकिस्तान का छोटे से छोटा सिपाही, छोटे से छोटा एहलकार, चाहे वो पुलिस के अंदर है, पुलिस की अगर बात ना की जाए तो बाकी जो इदारे हैं, अफवाज हैं, उनकी अगर बात कर ली जाए तो उसमें हर बंदे को उसके मुतालिका जो ट्रेनिंग होती है वो दी जाती है। तो जैसे कि हमने देखा कि एयर वाइस मार्शल जो पाकिस्तान के जो सरबराह हैं पाक फ़िज़ाइया के, उन्होंने पिछले साल भी इसी तरह की जहाज़ खुद उड़ाकर दुनिया को दिखाया था कि GF-17 थंडर क्या है, और आज भी उड़ाकर उन्होंने दिखाया है। तो मैं समझता हूँ इससे दुनिया को एक पैगाम ये गया है कि पाकिस्तान का चाहे आम एहलकार हो, आम फौजी हो, आम सिपाही हो, या फिर पाकिस्तान की
टॉप की जो की पोस्टों पर के लोग हैं वो हों, वो सारे के सारे इन चीज़ों को जानते हैं, अपने वतन की और उनकी हिफाजत करना जानते हैं। तो इससे ये पैगाम गया है। उसमें ना मैं ये इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ होता है बिलखुसूस पाकिस्तान का, वो हर जो जब भी परेड होती है वो खुद जो है जहाज उड़ा के आता है और उसके बाद जहाज़ को वहाँ पे लैंड करके उस परेड में आके सलामी में हिस्सा भी लेता है। ये रवायत है। और जो आज का जो एयर मार्शल ने पाक फ़ज़ाइया का जो जहाज पे मार्च किया, तो सबसे बड़ा पैगाम था कि हम पाकिस्तानी फ़िज़ाओं के जो हैं गार्डियन हैं, आपके मुहाफ़िज़ हैं, ठीक है, हमें फिक्र नहीं है, हमें फिक्र नहीं है, आपकी हिफाजत जिम्मेदार हाथों के अंदर है। तो हमें भरोसा है पाकिस्तान फ़ज़ाइया पे, पाकिस्तान के जवानों ने उनने हर मौके पे साबित किया, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो या 27 फरवरी हो, उनने हमेशा पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। अच्छा भट्ट साहब, बती साहब, मैं एक कॉमन सवाल आप दोनों दोस्तों से रखना चाहूँगा। भट्ट साहब से खुशी सवाल होगा ये, हमें पिछले 15 सालों के अंदर, 20 साल की हम बात करते हैं तो दुनिया खफा नजर आई पाकिस्तान से, दुनिया ने मुंह मोड़े रखा। और अभी ये जो बीच में आज जैसे पता है कि परेड के अंदर 10-12 साल के 15 साल का अरसा है, तातुल का भी शिकार रहा। लेकिन अभी देखें, जब से इमरान खान साहब दोबारा से हुकूमत में आए हैं, इंटरनेशनल डेलीगेशंस आ रहे हैं और आफ्टर दैट उन्होंने इस इवेंट को एक इंटरनेशनल इवेंट बना दिया, जिसमें तुर्की के डेलीगेशन ने तो हिस्सा लिया ही, और उसके बाद उन्होंने आलम इस्लाम के एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा लीडर, न सिर्फ आलम इस्लाम का बल्कि दुनिया के अंदर उनको कदर की निगाह से देखा जाता है, जिन्होंने मलेशिया की तारीख बदल दी, डॉक्टर महातिर मोहम्मद, उनको वो लेके आए थे, यानी कि इसको एक इंटरनेशनल इवेंट में चेंज कर दिया। आफ्टर दैट उससे पहले जो है वो हमने बात की PSL पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं बहुत ज्यादा, आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा वीडियोस मजे की बात। तो ये पहला जो एक फेज रहा और अब ये फेज रहा, ये पहले क्या चक्कर रहा, क्यों नहीं हो सका इस तरह पहले? सर, पाकिस्तान 1978 से जिस मुश्किलात का शिकार रहा है, अफगान वार और रशिया की वार, उससे निकला है, तो अगर संभलने लगा है तो 9/11 हो गया। 9/11 के बाद पाकिस्तान आज तक जो है इसी वो हालात से मुश्किलात पे रहा। फिर को पिछले चंद सालों में 4 साल हो गए हैं जिसमें ज़रबे अज़ब और दूसरे हुए, जिसमें बहुत से हमने जो है इंटरनल हमारे जो वहाँ पे इशू थे हमने वो ख़त्म किया है, पाकिस्तान को सेफ़ बना दिया, महफूज बना दिया। ये इमरान खान साहब की बड़ी खुशकिस्मती है कि उसको एक ऐसा महफूज पाकिस्तान मिला जिसमें उसको आगे तरक्की के लेके जाने के लिए नहायत अहम संग मेल हो सकता है। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने आज 23 साल के बाद पाकिस्तान का 23 साल के बाद दौरा किया है, और ये ततल इसी तरह रहा था परेड का भी, क्योंकि पाकिस्तान हालत जंग में था। तो हालत जंग में रहने की वजह से पाकिस्तान को अपनी और बहुत सी मुश्किलात थी, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान ने अब 27 फरवरी के बाद जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के हालात चले गए थे, उसके बावजूद इन्होंने 23 मार्च की परेड कैंसिल नहीं की। दुनिया को साबित किया है कि हम अब परेड करेंगे। उसमें वज़ीर आज़म मलेशिया को बुलाया, उसके बाद 5 इस्लामी ममालिक थे जिसमें बहरीन था, सऊदी अरेबिया था, अज़रबैजान था, उसके बाद तुर्की था और चाइना के जो है वो उसमें पैराशूटर भी आए थे। जी, बात को हम जारी रखते हैं। इस वक्त हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है मारूफ मजहबी स्कॉलर जनाब हिशाम ज़हीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हिशाम साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत नवाजिश जनाब हिशाम ज़हीर साहब अपना खुसूसी वक्त नायत फरमाने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आज एक बहुत बड़ा दिन है, यौम पाकिस्तान है, जिस दिन पाकिस्तान की करारदाद पेश की गई थी और उसके बाद अल्लाह ताला ने ये नेमत की सूरत में हमें पाकिस्तान अनायत फरमाया। तो जिस नज़रिए के बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान बना था, आज फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा से रोशनियाँ जल रही हैं, दोबारा से इंटरनेशनल डेलीगेशन आ रहे हैं। तो ये जब तरक्की के सफ़र पर जा रहा है तो यहाँ पर जो नज़रिया पाकिस्तान है, आप क्या समझते हैं कि उसको किस हद तक याद रखना चाहिए और नजरिया पाकिस्तान क्या हमारे माशरे से मफकूद होता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबैद भाई, बात यह है कि पाकिस्तान, आपने खुद ही बात कर दी है कि एक नजरियाती मुल्क है, ये इस्लाम के नजरिए के ऊपर बना। आप मुझे बतलाएं कि पाकिस्तान को क्या हमने पुल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज बनाने के लिए हासिल किया था या इस्लाम की एक तजर्बा गाह के लिए हासिल किया था? आज पाकिस्तान का बुनियादी तौर पर, आईनी तौर पर रियासत का मदद तो इस्लाम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक स्पेशल लिबरल मोहब्बती माफिया इसके नजरियाती सरहदों के ऊपर हमलावर है। अल्लाह का शुक्र है कि फौज इसकी जोग्राफियाई हदों की सरहदों की निगरानी कर रही है, लेकिन नजरियाती सरहदों की निगरानी करने वाले उलमा को आज मासूब और उलमा को आज तानो तशनी का निशाना बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात पता क्या है? गुज़िश्ता दिनों कराची के अंदर आपने खुद अखबार में पढ़ा होगा, एक लड़की ने अपने सगे वालिद को कत्ल कर दिया इस वजह से कि वालिद उसको उसके बॉयफ्रेंड से मिलने नहीं देता।
आप बतलाइए, मीडिया ने 2 दिन से, मैं उस्ताद के कत्ल की भी मजम्मत करता हूँ, उस्ताद का भी एहतराम, उस्ताद भी हमारे लिए वालिद जैसा है, लेकिन मीडिया का कोई एक तबका जिसने किसी लड़की के हवाले से कोई प्रोग्राम किया हो, या वालिद की कोई कदर कीमत नहीं है। एक सेकुलर यूनिवर्सिटी के लड़के ने एक सेकुलर यूनिवर्सिटी के उस्ताद को कत्ल किया, तो ये पूरे का पूरा बयानिया पेश किया गया। बयानिया, ये मदारस को बंद कर दो, मदारस का निसाब तब्दील कर दो। क्या मदरसे के लड़के ने यह कत्ल किया कि यूनिवर्सिटी के लड़के ने यह कत्ल किया? आप बतलाइए, इस कत्ल का जिम्मेदार मदारस को और उलमा को क्यों करार दिया जा रहा है? उलमा तो खुद शिद्दत पसंदी का और इस नजरिए के तहफ्फुज़ के अंदर अपनी जानें दे रहे हैं। अल्लामा शहीद कुर्बान हो गए, मुफ्ती तकी उस्मानी के ऊपर कल हमला हुआ। मुझे बतलाइए, ये नजरियाती सरहदों के जो मुहाफिज हैं, इनकी हिफाजत कौन करेगा? अच्छा जनाब शामिल ज़हीर साहब, जैसे आपने जिक्र फरमाया कि ये सेकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे वाक़या हुआ और उसके बाद सेकुलर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ने ये वाक़या पेश किया, लेकिन एक नज़रियाती सरहदों की जो हम बात कर रहे हैं, नज़रियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ जो करना था और उसको माशरे तक जो पहुँचाना था और उसको आगे लेके आगे लीड करना था, वो हमारे उलमा ने ही करना था। तो हमारे उलमा तो हमें नज़र आया कि वो बहुत देर तक आपस में जो है वो मजहबी फ़िरका बनाना उन चीज़ों के अंदर भी रहे, और अब आके अगर ये चीज़ें पीछे हो रही हैं तो आप क्या समझते हैं कि इसमें हुकूमत किस कदर ज़िम्मेदार है और जो उलमा है वो किस हद तक, उनकी ज़िम्मेदारी किस हद तक आती है? मैं आपको बताता हूं कि हुकूमत इसमें किस तरह जिम्मेदार है। आप बतलाइए, नेशनल एक्शन प्लान को इम्पोज किया जाना चाहिए, हम खुद उसके साथ हैं, हम उसके सिग्नेटरी हैं, हम उसके ऊपर चाहते हैं, लेकिन क्या ये पॉलिसी इस तरह बनाई जाएगी कि सेकुलर उस्ताद कत्ल हुआ और कहा यह जाएगा मदरसे बंद कर दो? मुझे बताइए, फिरका बनाना जितने फसादात होते हैं उसकी भी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन आज तक आपने मीडिया के ऊपर कभी फिरका बनाना कत्ल के ऊपर ये लिबरल माफिया को प्रोग्राम करते हुए देखा? ये जिस उस्ताद के ऊपर बाकायदा एक खास नजरिए के तहत इतने प्रोग्राम हुए हैं और उनका टारगेट मदरसे हैं, उनका टारगेट उलमा है। आप बतलाएं कि आज तक किसी भी मीडिया पर्सन ने, हुकूमत ने ये बात मीडिया के ऊपर बैठ के की है कि इस्लाम के खिलाफ, शायर इस्लाम के खिलाफ गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए? कि हमें इस चीज का दर्द देते हैं कि इस्लाम और शायर इस्लाम के खिलाफ अगर गुफ्तगू हो तो उसको बर्दाश्त किया जाए। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत और ये तो हिशाम साहब हमारे आइन का हिस्सा है। अगर कोई इंसान इस्लाम के खिलाफ बात करता है तो गोया वो पाकिस्तान के आइन से गद्दारी कर रहा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ और रियासत के खिलाफ बात कर रहा है। बिल्कुल ये बात उठाने की जरूरत है कि रियासत का मदद इस्लाम है, तो इस्लाम के खिलाफ कोई बंदा गुफ्तगू करेगा तो वो तो रियासत के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा है। कि कोई बंदा ऐसा नहीं है मीडिया के ऊपर आज बैठे, मैं बरमला आपको कह रहा हूँ, आप जैसे लोग मीडिया में बहुत कम है, अल्लाह का शुक्र है, आप नेमत है, लेकिन बताइए मीडिया के ऊपर कभी किसी एक बंदे ने भी ये आवाज उठाई है कि इस्लाम के खिलाफ गुफ्तगू को भी रोको, शायर इस्लाम की तौहीन को भी रोको? हमारे लाहौर के अंदर एक यूनिवर्सिटी, नाम नहीं मैं लेता, उसके अंदर एक फंक्शन हुआ उबैद भाई, उस फंक्शन की दावत ये थी कि औरत अपने अय्याम मखसूसा के कपड़े लेके आए और यूनिवर्सिटी की दीवारों पे चिपकाए। आप बताइए, क्या किसी मजहबी बंदे का ये हक नहीं वो ऐसी तकरीबात का बायकॉट करे? ये इस्लामी शायर का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा? इसके ऊपर प्रोग्राम कौन करेगा? और फिर जो खास बात जिसकी तरफ मैं आपको इशारा करा रहा हूँ कि उस बच्ची ने जिसने अपने वालिद को कत्ल किया, किसी टीवी में जरूरत नहीं होती उसके ऊपर प्रोग्राम करने की। वालिद का कत्ल संगीन नहीं है, वो इसलिए नहीं उठाया जा रहा क्योंकि उसने अपने एक जो लवर है या बॉयफ्रेंड है उससे मुलाकात की खातिर कत्ल किया है। सही, उसको कोई तनकीयत ही नहीं। अच्छा शामिल ज़हीर साहब, देखें मसाइल तो बहुत होते हैं, हम हमेशा मसाइल पे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ज़रा आपसे कुछ सजेशंस लेना चाहूँगा कि नज़रिए पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जा सकता है और किस तरह से दोबारा से वो स्पिरिट जो है इस्लाम की वो माशरे में पैदा की जा सकती है। आर्टिकल 2A का मुताला करें, 2B का, 295 ABC का, इन सारे आर्टिकल में ये बात लिखी है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस्लामी इक़दार और रवायात और मदारस को प्रमोट करेगी और सपोर्ट करेगी। आप बतलाइए पाकिस्तान के किस मदरसे को हुकूमत सपोर्ट करती है? आज हुकूमत ये कह रही है इस कत्ल का इल्जाम मदारस के ऊपर लगा के मदारस को बंद करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ऐसे हुकूमती हथकंडों से महफूज करे। अगर आप चाहते हैं कि नजरियाती सरहदों के मुहाफिज और जुगराफियाई सरहदों के मुहाफिज एक पेज पे आए तो आप इत्तेदाल और इंसाफ के साथ तजिया कीजिए। मदारस का इसमें क्या कसूर है, उलमा का इसमें क्या कसूर है? और अगर ये मान भी लिया जाए वो किसी आलम की तकरीर से मुतअस्सिर था तो भी जिम्मेदार यूनिवर्सिटी और सेकुलर यूनिवर्सिटी है, तो जो 4 साल में उसको तरबियत नहीं दे सकी, एक आलम की तकरीर ने उसको मुश्किल कर दिया। ये
सारे जो यानी अपने कि हमें खलीफे हिशाम साहब हैं, मुश्तरका उलमा पे तौर पे डालना। इंतहा पसंदी के खिलाफ मिलकर इकदाम करने होंगे और जो हमारी असल है इस्लाम की, हमें उसकी बिल्कुल। तरफ लौटना होगा। बहुत शुक्रिया हिशाम साहब हमारा साथ देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन इकराम, ये हमारे साथ थे पाकिस्तान से शामिल ज़हीर साहब, जो नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे और जो मौजूदा हालात जो पिछले हफ्ते के अंदर रहे हैं उसके तनाजुर में बात कर रहे थे। आज का दिन तो बहुत अहम है यूम पाकिस्तान का, लेकिन ये पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पर हमारे वजूद में आया और इस नज़रिए के मुखालिफिन लोग हमें पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। हिशाम ज़हीर साहब ने बात की, उन्होंने बाकायदा तौर पर आइन के आर्टिकल्स के उन्होंने बाकायदा नाम लिए कि वहाँ पर रियासत की एक जिम्मेदारी है, जिस नज़रिए की बुनियाद पर हमने मुल्क बनाया था उस नज़रिए की हिफाजत, न सिर्फ हिफाजत की जाए बल्कि उसकी तरवीज की जाए। हुकूमत कहाँ पर खड़ी है और आगे मुस्तकबिल के अंदर जब हुकूमत जा रही है आगे, तो उनको किन चीज़ों का मलहूज़ रखना चाहिए? देखें ऐसा बात अगर मैं करूँगा तो अगरचे बहुत से लोगों को तल्ख लगेगी और कड़वी लगेगी। बात यह है कि पाकिस्तान ठीक है, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनाया गया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कलमा तय्यबा को संभालने वाले लोग कौन हैं? कलमा तय्यबा की तबलीग और इशाअत और इस्लाम की तबलीग और एहया करने वाले लोग कौन हैं? वो उलमाए किराम हैं। तो उलमाए किराम की जिम्मेदारी बनती थी कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम को निफाज के लिए अपनी कोशिशें करें। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने कोशिशें नहीं की हैं, उलमाए किराम ने कोशिशें की हैं, मजहबी स्कॉलर्स ने कोशिशें की हैं। हुक्मरान जो हमारे मुल्क में आए वो उलमाए किराम के मोहताज हैं। बदकिस्मती ये रही है हमारे पाकिस्तान के अंदर कि जो हमारे मजहबी लोग हैं, उलमाए किराम हैं, उन्होंने, कुछ लोगों ने, सब तो नहीं एक जैसे थे, बहुत से लोगों ने ये समझा कि ये जो हुकूमत है ये किसी और का काम है और हमारा काम मस्जिद और मदरसा है और इसके बाहर हमने नहीं निकलना। जब हमने उलमाए किराम ने जब ये चीज़ें सोच ली, ये चीज़ें अपने जहन में बिठा ली, तो जाहिर सी बात है फिर उसके बाद उलमा जो हुक्मरान थे वो किस तरह से पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम को नाफिज करते। आज जब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना की बात करते हैं, तो पाकिस्तान ही के कुछ लोग, ये एक तबका ऐसा है जो इमरान खान साहब की मुखालफत करता है, कहता है कि आप कौन होते हैं इस्लामी रियासत की बात करने वाले, रियासत मदीना की बात करने वाले। सियासी लोग तो सियासी हथकंडे भी तो इस्तेमाल करते हैं ना बाज़ दफ़ा। उलमा ठीक है, अगर सियासी लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ महज नारे लगा रहे हैं रियासत मदीना की, भाई आप उलमाए किराम असल खिलाफत के, असल हुक्मरानी के आप लोग जिम्मेदार हो। असल तो हुक्मरानी है ही आप लोगों की है, उलमाए किराम है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, खुद ये हदीस है और हदीस में कुरान पाक में कई जगह पर आ चुका है कि उलमा जो हैं ये असल हुक्मरानी और खिलाफत के निगहबान और जिम्मेदार ये लोग हैं। तो जब वो खुद आगे नहीं आएंगे, इमरान खान साहब के साथ नहीं जाएंगे, उनको नहीं बताएंगे कि भाईजान ये चीज़ गलत है, ये रियासत मदीना ऐसी ऐसी है, जब वो चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम कैसे नाफिज होगा? हमें मालूम है कि पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं, सेकुलर्स हैं और लिबरल्स हैं। आपने उनके खिलाफ क्या काम किया है? महज ये कहने से, एहतजाज करने से? मुझे ये बताएं कि कितने पाकिस्तान के अंदर मदारिस हैं, उनके कितने मीडिया चैनल हैं? अब जब आप ये कहते हैं कि हमारे मीडिया चैनल जो हैं वो सेकुलर्स के हाथ में हैं, लिबरल्स के हाथ में हैं, तो उलमाए किराम आप खुद क्यों नहीं आते? आपकी कितने मीडिया चैनल्स हैं, कितनी आपकी वेबसाइट्स हैं? जब आप एक काम को नहीं समझेंगे, जब आप ये नहीं समझेंगे कि मेरी जिम्मेदारी है, तो फिर पाकिस्तान कैसे नज़रिए इस्लाम की बुनियाद पर आगे बढ़ेगा? क्या आपका ये कहना है कि इमरान खान साहब को और उलमा को चाहिए कि उनके मुमिद और मुआविन बने, उनको बताएं, और अगर वो अपनी तमाम हुज्जत करने के बाद इस चीज़ को वो देखते हैं कि वो इस चीज़ को नहीं अपना रहे, तो उसके बाद वो अपना कोई नया अमल बनाएं और उनके खिलाफ आए? जी बट साहब, हमारी मौजूद जो है वो डिस्कशन वो एक लग जानिब एक लाख रुख की तरफ चली गई, लेकिन ये असल थी, ये असल नजरिया था जिसकी बुनियाद में पाकिस्तान हमारे से वजूद में आ रहा है। और आज का दिन जो है वो तजदीद वफाए अहद का है कि जिस नजरिए की खातिर हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमने इतना लहू बहाया, इतना खून बहाया है, तो उस नजरिए की हिफाजत ये हम हर एक का जिम्मेदारी कर रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को समझना चाहिए। अच्छा बट साहब, मैं कुछ ना टेक्निकल चीज़ें आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आज के दिन जो है ना वो 21 तोपों की सलामी होती है, 21 तोपों की सलामी और इस तरह की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आप जरा हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो उसमें क्या चीज़ें हैं और क्यों हैं और पीछे इसके पीछे असल वजह क्या है? ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो है सुबह का आगाज़ जो है 21 तोपों की इस्लामी से सबाई और वफाकी दारुल हुकूमत में हुआ है, तो इसका पस मंज़र जो है ना वो बड़ा एक दिलचस्प सा है, क्योंकि आम लोगों के ये तसव्वुर नहीं है कि ये इसका जो है ये तोपों की इस्लामी क्यों दी जाती है। तो पहले जो है ये पहले दौर के अंदर जो है ये जब बहरी जहाज़ लंगर दाद होते थे, किसी पहले तो आपको पता तजारत जो है बहरी जहाज़ों पे होती थी, वो जब लंगर दाद होते थे किसी बंदरगाह पे, तो वो जहाज़ से उतरते हुए जो है ना
खाली तोपों के ना फायर करते थे 7 गोले कोई भी जहाज होता था या कोई आर्मी का जहाज होता नहीं, वो जो लंगर अंदाज होते तजारत वाले जहाज जो आते, तजारत वाले जहाज आते, तो वो ये बताने का एक मैसेज देते थे कि हम जो है, हम ये ऐलान करते थे कि हम अमन के लिए आए हैं और तजारत के लिए आए हैं। तो वो 7 तोपें चलाते, 7 तोप फायर करते थे, तो वो एक जो है ना वो मैसेज चला जाता। फिर उसके बाद वो बढ़ा के उन्होंने तोपें जो है ना वो 21 कर दी। तो इसी तरह ये, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे जो है ये मेरा ख्याल है गालिबन जो है ये 1730 ईस्वी में जो है ये बरतानिया में पहली दफ़ा जो है इसको जो है वहाँ पे इसकी 21 तोपों की सलामी जो है वो उस वक़्त के बादशाह को दी गई थी। तो जिससे ये बरतानिया, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका में ये एक रवायत है कि जब भी कौमी त्यौहार होते हैं या किसी मुल्क के वो जो सरबराह आते हैं तो उस मौके पे 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और ये 21 तोपों की सलामी जो है, जिस तरह पाकिस्तान में भी इसका आज का भी मामूल था, और ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान में सियाचिन के ऊपर भी ये जो है ना ये तोपें फायर की जाती हैं। ये एक दाग बटाने के लिए भी होता है कि जब किसी वो पकड़ पे कब्जा कर लेते हैं तो फिर ये खाली तोपों के फायर भी करते हैं कि भाई हमारी दाग बिठाने के लिए। इसके साथ साथ हम 23 मार्च को देखने में आता है कि हमारी जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं वो सारी जमा होती हैं, फिर वो अपनी कुव्वत का इजहार करती हैं, वहाँ पर परेड होती है, फिर वहाँ पर जो बाकायदा असलहा है उसकी नुमाइश की जाती है। तो इसका यौम पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक है? सर देखें, हुब्बुल वतन मिन अल ईमान, वतन से मोहब्बत जो है वो ईमान की निशानी है, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, एक अहद किया था लाखों ने इस पाक वतन की मिट्टी से, वो हमें फिर करना है, इस देश की खातिर जीना मरना है, वो अहद हमें फिर करना है। तो ये पाकिस्तान के नज़रिया पाकिस्तान से, पाकिस्तान की वफाक से, पाकिस्तान के लिए सलामती के लिए ये दुश्मन को बताया जाता है, मुल्क के अवाम को बताया जाता है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह के भरोसे पे, और जो है हम अपनी जो हमारे पास असला है या दूसरी चीज़ें हैं, हम अल्लाह के ऊपर तवक्का करते हैं, लेकिन हम अपनी मशीनरी पे भी तवक्का कर रहे हैं। ये हमारे पास वसाइल भी हैं, दुआ भी है और सब कुछ भी है। जिस तरह दुनिया के पास भी अच्छे जहाज होंगे, लेकिन सबसे बड़ी कमाल ये है कि उसके अंदर जज्बा मानी, और सबसे बड़ा जो है कि पायलट का जो है वो अपना जो पेशा वराना महारत है वो कमाल उस जहाज को और जो है बेहतर कर देती है। जी नाज़रीन किराम, यहाँ पर हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे और उसके ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे हमारे एक और को एंकर जनाब फिरदौस जमाल साहब। हमारे साथ रहिए, हाजिर होते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अज़मतों का बयान, मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अज़मतों का बयान। यादगार ज़मन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। रब के प्यारों कहे एक हसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवान हर घड़ी शादिमां। रब के प्यारों कहे एक हसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवान हर घड़ी शादिमां। ए बहारे चमन तू सलाम
सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। सिंध पंजाब है रिफ़ातों के निशान, और बोलानो खैबर भी है कहकशा। सिंध पंजाब है रिफ़ातों के निशान, और बोलानो खैबर भी है कहकशा। तोहफ़े ज़ुल्मिनन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। सबसे परचम सदा तुम उठाए रहो, गिर न पाए कभी इसको थामे रहो। सबसे परचम सदा तुम उठाए रहो, गिर न पाए कभी इसको थामे रहो। ज़ीवकारे वतन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, इल्म की रोशनी हर जगह हम करें। इसके तामीर का यूं सदा दम भरे, इसके तामीर का यूं सदा दम भरे। रौनक़े इल्म फन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। ए वतन तेरी खातिर है इज्जत मिली, राहतें जा मिली और मोहब्बत मिली। ए वतन तेरी खातिर है इज्जत मिली, राहतें जा मिली और मोहब्बत मिली। साया-ए जानो तन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, 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 तू सलामत रहे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। 23 मार्च योम करारदाद पाकिस्तान, योम तजदीद वफा। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमने पाकिस्तान को कितनी कुर्बानियों से हासिल किया। ये पाकिस्तान, ये मेरी आन मेरी शान है। ये पाकिस्तान आपका पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, हम सब का पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान अल्लाह ताला का एहसान है, ये पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक नेमत है। इस कुर्रा अर्जी के ऊपर मदीना की रियासत के बाद अगर कोई दूसरा मुल्क इस्लाम के नाम के ऊपर, इस्लामी नजरिए के ऊपर मारज़ वजूद में आया तो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान
हमारे ऊपर एक अल्लाह ताला का एहसान है, तो उस मालिक ने जो हमारे ऊपर एहसान किया है तो हमारा भी हक बनता है कि हम उस एहसान की कदर करें, और जो हमारे ऊपर इस एहसान के बदले में जो वाजिबात आते हैं हम वो वाजिबात फ़राइज़ अपने मुकम्मल करें। इस मुल्क के जो हमारे ऊपर हुकूक है हम उन हुकूक को मुकम्मल करें, इस मुल्क की हिफाजत करें, इस मुल्क को संभाल के रखें। बसूरत दीगर गुलामी एक ऐसी चीज़ है जो कौमों को मार देती है। अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी अता की, इस आज़ादी की नेमत को जिस कदर हम उसका शुक्र अदा करें उस कदर कम है। हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में जाने से पहले 23 मार्च के हवाले से, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है हमारे नए गेस्ट जनाब, हमारे को होस्ट जनाब फिरदौस जमाल साहब ने। क्या हाल चाल है फिरदौस साहब? ठीक ठाक है, कैसी सेहत है आपकी? आपके आने से पहले हम 23 मार्च के हवाले से बात कर रहे थे, तो ये अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला की एक नेमत है पाकिस्तान। तो हमें पाकिस्तान की तरक्की में क्या करना चाहिए, किस तरह हम पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं, कैसे आगे आ सकते हैं? ये इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात भी होते हैं, बहुत सारे इख्तलाफात हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को आगे कैसे लेकर जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वैद साहब पूरी कौम को और पाकिस्तानियों को जो दुनिया भर में जहाँ भी हैं सबको यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। और मैं ये कहना चाहूँगा इस मौके पे कि पाकिस्तान हमारी पहचान है, और ये पहचान ऐसी है जिस तरह खुशबू फूल की पहचान होती है, जिस तरह खूबसूरत रंग जो है तितली की पहचान होती है, जिस तरह उड़ान पंछी की पहचान होती है। इस पाकिस्तान के बगैर हमारा वजूद ही वजूद नहीं है। आप जहाँ भी जाएंगे दुनिया में वो बिल्कुल कोस कज़ा के रंगों की तरह, जिस तरह धनक के कोस कज़ा के रंग हैं वही आपकी पहचान है। आपका जो नीला परचम है, आपका सब्ज़ परचम है, आपका जो पासपोर्ट है वो आपकी पहचान है। इस्लाम के ऊपर हमारा फ़ख्र है, इस्लाम हमारा दीन और पाकिस्तान हमारी आइडियालॉजी है। तो एक तो इस पे जहाँ भी रहें, कहीं भी रहें, किसी भी मुल्क में रहें, कभी भी एहसास कमतरी के शिकार ना हो। बिल्कुल, अपने पाकिस्तानी होने पे आपको फ़ख्र होना चाहिए। अब आपकी तरह सवाल की तरफ आता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। बुनियादी तौर पे हम मजमूई तौर पे ये समझते हैं कि जी अच्छा हाकिम आएगा तो सब ठीक होगा, अच्छा हुक्मरान आएगा तो सारी तब्दीली आएगी। ऐसा नहीं है, बल्कि कौमों की तब्दीली, कौमों के वो एक लंबा प्रोसेस होता है, उससे गुजरना पड़ता है। उसमें हर फ़र्द को अपना किरदार अदा करना होगा। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ये जो मिल्लत का मुक़द्दर है, ये हमारी जो मिल्लत है, मिल्लत पाकिस्तान है, मिल्लत उम्मत इस्लामिया है, इसमें हर फर्द का अपना एक किरदार है। उस किरदार को हम अदा करेंगे तो हमारा पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान की तकमील होगी और हम अपने पाकिस्तान को लेकर आगे जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज कि आप जाएंगे पिछले 2008 से लेकर 15 तक तो ये दिन नहीं मनाया गया पाकिस्तान के ऐसे हालात थे, लेकिन 2015 से शुरू हुआ। तो इस दफ़ा जितने हमारे पास अभी मैं जो मीडिया की रिपोर्ट्स पढ़ के आया उस सबसे ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में मनाया गया है। लोगों का रश पहले से बहुत ज़्यादा था, तिल धरने की जगह नहीं थी। उसकी एक वजह यह कि हमने अपने डिफेंस सिस्टम को, अपने दुश्मन को अपनी सरहदों के अंदर उसको गिराया है, अभिनंदन की शक्ल में उनको लौटाया है जो लौटाना था। तो पाकिस्तान में एक वो एक जज्बा है, एक वारफ्तगी है, एक जज्बा है, एक जुनून है, और रखा भी पाकिस्तान जिंदाबाद का जो है इस दफा स्लोगन है। तो हर पाकिस्तानी को किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा, ये आपने अभी नंदन की बात की, हमने पहले भी बात की, लेकिन मैं आपका कमेंट इसके ऊपर लाजमी लेना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी के नज़रिए और बयानी में एकदम से इतना चेंज आ गया, वो खुशामदीद दें और वो फिर मुबारकबाद दें और ट्विटर के ऊपर पैगामात, ये क्या एकदम से इतनी चेंजिंग कैसे आ गई? देखिए, उन्होंने जो पैगाम भेजा था उसमें उन्होंने शरारत तो की थी, लोगों को वो शरारत नज़र नहीं आई। उन्होंने कहा था इस टेरिटरी में, इस रीजन में हम दहशतगर्दी को मिल के ख़त्म करेंगे। तो उसके जवाब में हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो ट्वीट किया तो उसमें कश्मीर का जिक्र भी किया, जवाब पूरा हो गया। नरेंद्र मोदी सुधरा नहीं है, वो बगल में छुरी मुँह में राम राम, क्योंकि उसने एक जंग का माहौल बना के देखा, उसकी दाल नहीं गली पूरे हिंदुस्तान में, लोग उस पर सवालात उठा रहे हैं अपने मीडिया के अंदर। तो अब उसने कहा जी ये काम भी करके देखते हैं, क्योंकि इमरान ने अमन की बात की, मोहब्बत की बात की, पूरी दुनिया ने उसको सराहा कि पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, पीस की बात कर रहा है। मोदी तो जंगी जुनून सवार है, तो जंगी जुनून का वो वहाँ पे मंजन नहीं बिका, तो उन्होंने ये दूसरी तरफ मुमकिन है, लेकिन हमें अब भी उस पर एतबार नहीं करना चाहिए। तो ये मोदी साहब के ऊपर एक मूवी आ रही है, उसका ट्रेलर भी रिलीज़ हुआ है। मोदी साहब जो है ना वो ये मूवीज़ का बहुत सहारा लेते हैं। पहले वो उड़ी के ऊपर मूवीज़ बनाई, अब अपनी ज़ात के ऊपर मूवी बनवा रहे हैं कि जी पता नहीं क्या अमन पसंदाना आदमी था और क्या कौम के लिए जोश व जज्बा लेके आगे आने वाला है। तो असल में आपको एक और बात बताऊँ, पिछले 3-4 साल में बॉलीवुड में जितने भी
एक्टर थे, एक्टर से मुराद मतलब बुजुर्ग एक्टर थे जो बाप का किरदार अदा कर सकते थे या विलन का किरदार अदा कर सकते थे, वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। सही। तो मोदी ने रिटायर होने के बाद बॉलीवुड में डाला है, वहाँ पे विलन के किरदार अदा करने के लिए, पिटने के लिए, शायद उसी की रिहर्सल कर रहा है। अच्छा जी, वो मेरा जनाब ख्याल- भट्ट साहब, जी, जी, जी। भट्ट साहब, 23 मार्च यौम पाकिस्तान, एक इमरान खान साहब ने इसको इस तरह से बनाया इस प्रोग्राम को, बल्कि इमरान खान साहब आगे लीड किया और पीछे पूरी कौम ने, हमारे इदारों ने, सब ने मिल के इस प्रोग्राम को एक कामयाब प्रोग्राम बनाया, उसको एक इंटरनेशनल प्रोग्राम उन्होंने बनाया। तो इंटरनेशनल जो डेलीगेशंस हैं वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं। फिरदौस साहब, मैं पहले आपसे कमेंट देना चाहूँगा इसके ऊपर, उसके बाद फिर भट्ट साहब से, इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इस दफ़ा का जो प्रोग्राम था बिल्कुल डिफरेंट था, मुख्तलिफ था, क्योंकि जिस गेस्ट शुरू में ही होता था, सदर पाकिस्तान हमारा गेस्ट होता था। महातिर मोहम्मद साहब आए, बहुत बड़ा नाम है आलम इस्लाम में उसका, बुज़ुर्ग हैं, बहुत बड़ा उनका किरदार है, उसने मलेशिया को उठाया, उनका आना एज ए गेस्ट बहुत बड़ी हमारे लिए ऑनर है। इसी तरह बहरीन के जो है आर्मी चीफ वहाँ पे मौजूद थे, उसके बाद अज़रबैजान के वज़ीर दिफा मौजूद थे, इसी तरह और मुल्कों की देखो मुख्तलिफ ट्रूप्स शामिल हो गए हैं, चाइनीज़ आए, सऊदीज़ आए, बहरीनी आए, ब्रुनाई क्या है सबसे कोई मतलब किसी को तवक्को नहीं थी। ब्रुनाई मतलब ब्रुनाई आप दिफा के लिहाज से नहीं, लेकिन दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में उसका शुमार होता है, उनकी फ़ौजें वहाँ पे आई। तो ये एक इंटरनेशनल एक इवेंट की शक्ल इससे देखिए ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान का कद कितना बुलंद हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, के लोग आ रहे हैं, वो अपने पाकिस्तान के साथ जुड़ना अपने लिए फ़ख्र समझ रहे हैं, और वो हर जगह पे पाकिस्तान को ये बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। एक बहुत ये बट ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ा बयान है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। सर अपना मैं इसकी बात की थोड़ी सी फिरदौस जमाल की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि पाकिस्तान बहुत अरसा जो है वो हालत जंग में रहा है। तो पाकिस्तान हालत जंग में रहा है, एक मुसलमान हालत जंग में रहे हैं, एक दुनिया के अंदर जो है इस्लाम फोबिया का जो है वो बहुत ज़ोर रहा है। तो इन तीनों चीज़ों में जो है वो थोड़े से जो है ना, वो आप समझ लें कि वो जो मेन स्क्रीन से या मेन स्ट्रीम से जो है ना वो मंजर पे नहीं दिखाया जा रहा था। लेकिन अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, ना पाकिस्तान पहले कमज़ोर था, ना अब कमज़ोर है, ना आइंदा इंशाल्लाह कमज़ोर होगा। पाकिस्तान की जो वसाइल और मसाइल जो जितने जो है ना, पाकिस्तान के जितने वसाइल हैं और मसाइल हैं, वो उन दोनों से मिलके जो है वो काम कर रहे हैं। तो गुंबद खिदरा से लेके सब्ज़ हलाली परचम तक जो भी पाकिस्तानी हैं वो आप समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला वो इसी तरह बहादुर है जिस तरह हमारा JF-17 का पायलट जो है बहादुर था। तो उस JF-17 के पायलट ने मजबूर कर दिया मोदी को कि पाकिस्तान को वो इसमें पैगाम भेजे, जबकि आपने ये देखा कि उनके हाई कमीशन के किसी सरकारी अफसर ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। जबकि गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, इस वक्त हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है मारूफ मजहबी स्कॉलर जनाब डॉक्टर जवाद हैदर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत नवाज़ डॉक्टर साहब अपना खुसूसी वक्त देने के लिए। आज बहुत बड़ा दिन 23 मार्च योम करारदाद पाकिस्तान, योम तजदीद वफ़ाए अहद। ये पाकिस्तान अल्लाह ताला का एक एहसान, अल्लाह ताला की एक नेमत। तो ये पाकिस्तान एक नज़रिए के बुनियाद पे हमारे से वजूद में आया, तो उस नज़रिए के क्या तकाज़े हमारे ऊपर आयद होते हैं और किस तरह हम उस नज़रिए की हिफाजत कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वैद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया। तो अर्ज ये करता हूँ कि हमें सबसे पहले तो इस बात को समझना है कि ये नजरिया पाकिस्तान है क्या। ये नजरिया पाकिस्तान ये है कि हम ने ये कुर्बानियां इस वजह से दी कि अंग्रेजों से हम आज़ादी हासिल कर सकें, हम हिंदुओं से आज़ादी हासिल कर सकें और हम एक ऐसा वतन हासिल कर सकें जो एक इस्लामी कला साबित हो और इस्लाम की बुनियाद फराहम करने वाला हो। लेकिन मसला ये है कि हमने अंग्रेज से आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन उसकी तहजीब और सकाफत से आज़ादी नहीं हासिल कर सकी। उसके कानून, उसका निज़ाम उसी तरह हमारे ऊपर जो है वो लागू है। और इसी तरह हिंदुओं से तो हम अलग हो गए, लेकिन हिंदुआना रसूमात से हम आज़ादी नहीं हासिल कर सके हैं। तो इसी तरह हमने इस्लाम के नाम पर ये रियासत हासिल की थी, लेकिन ये रियासत हम कहाँ इसे इस्लामी बना सके हैं। हमारे कानून के एतबार से आप देख लीजिए कि यहाँ शराब को जो है वो जायज कहने के जो है वो परमिट शो किए जा रहे हैं, जारी किए जा रहे हैं। और इसी तरह सूद पर जो है वो एक लंबा अरसा जो है वो बहस चलती रही है, जो है वो साल पर मुहित जो है वो ये बहस है, लेकिन हम उसका कोई नतीजा हासिल नहीं कर सके हैं और उसे पाकिस्तान से जो है वो निजात नहीं दिला सके हैं। इसी तरह करप्शन से हम निजात नहीं हासिल कर सके हैं। और आप ये देखिए कि बड़े बड़े मसाइल में हमारे ये चीज दाखिल है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर निचले एक एक फर्द तक
सब लोग एक ऐसी जो है वो करप्शन का हम शिकार हैं, एक ऐसी बदयांती का शिकार हैं कि जिससे जो है वो ये एहसास ही नहीं होता कि हम जो है वो एक मुस्लिम रियासत में रह रहे हैं और एक मुसलमान हैं। तो हमारा सबसे बड़ा जो है वो डॉक्टर साहब ने बात कही कि हम पाकिस्तान में हम सूद से निजात नहीं हासिल कर सके, हमारे यहाँ शराब के परमिट और दीगर मसाइल है। व्हाट यू थिंक कि ये जो डेमोक्रेटिक हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके कुछ अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो क्या मुस्लिम दुनिया में और भी बहुत डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिकन्स हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ें मसाइल हमें जो है मुश्तरका देखने में आ रहे हैं? तो आपका क्या ख्याल है कि डेमोक्रेटिक जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी वजह से ये मसाइल नहीं हल हो पा रहे, या इसकी वजह क्या है? मेरा ख्याल है कि इसकी वजह जो है वो हमारा वो एक दीनी शऊर है जो हमारे अंदर डेवलप नहीं हुआ। सही। हमने वो फर्द पर जो मेहनत और कोशिश थी उसे हमने जो है वो लॉन्च ही नहीं किया। हमारे निसाब का, हमारी तरबियत का हिस्सा ही वो नहीं बना कि हमने किस तरह खुदा के नाम पर ये रियासत हासिल की और किस तरह खुदा के कानून को हमने जो है वो लागू करना है। देखिए, आप सिस्टम कोई भी ले लें, उस सिस्टम के अंदर रूह क्या होती है? रूह तो अफराद में फूंकना होती है ना। जब अफराद ही आपके इस तरह के होंगे कि जिन्हें इस्लाम की जो है वो अली बे का भी पता नहीं होगा, यहाँ असेंबली में बैठकर सूरह इखलास गलत पढ़ रहे हैं, यहाँ जो है वो जब ऐसे अफराद MNAs और MPAs जमा करवा रहे हैं, अपने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं, तो उनसे पूछा जा रहा है पाकिस्तान के जो है वो आइन में कुरान और सुन्नत की क्या हैसियत है, वो अजीब तरह के जवाब दे रहे हैं। कुरान के कितने पारे हैं, कोई 40 बता रहे हैं, कोई कितने बता रहे हैं, कलमे सही पढ़ने नहीं आ रहे हैं। तो ये लोग जो हमारे हुक्मरान बनने जा रहे हैं, इन तक जो है वो हमारा दीन गोया के ऐसे महसूस होता है जैसे उन्हें इसकी अली बे का भी नहीं पता और उसकी कुछ भी जो है वो मारिफत हासिल नहीं उन्हें। तो ये बुनियादी मसला है जो कि हमें उलमा को, असातिज़ा को और हमारे पाकिस्तान में अहले फिक्र और दानिश को जो है वो हल करना है। लोगों को में शऊर पैदा करना है, खुदा की अजमत उनके दिलों में उजागर करनी है और लोगों को बताना है कि ये अल्लाह के नाम पर हमने रियासत ली है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून से हमें सरे मुंह इनहराफ नहीं करना। और ये तो है कौमी सतह का मसला, लेकिन बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो आपके और मेरी जाती हैसियत में है। हम अपनी रसूमात जो है वो क्यों नहीं हम हिंदुओं से आजाद करवा सके? हम अपने रवाजों को क्यों नहीं हम जो है वो ऐसे जिस्मानी तौर पे आज़ाद हो गए लेकिन फिक्री तौर पे हम आज़ाद नहीं हो सके? तो ये भी डॉक्टर साहब, ये भी शऊर का ही है कि जब तक लोगों के ज़हन में शऊर पैदा नहीं होगा, उनको पता नहीं चलेगा कि हमने रसूम व रिवाज को तोड़ना है, तो उस वक्त तक मसला हल नहीं होगा। डॉक्टर साहब, एक और बुनियादी चीज़ कि हमने देखते हैं कि पाकिस्तान की अगर हम तारीख उठा के देखें तो पिछले जो 20-25 साल या 30 साल का अर्सा गुजरा है, इसमें पाकिस्तान के पाँव जले हैं और इन पाँव जलने के अंदर मेन जो असल मसला रहा है वो हमारे यहाँ इंतहा पसंदी का रहा है। हमारी कौम के अंदर हम देखते हैं कि रवादारी बहुत हद तक ख़त्म होती जा रही है। आए दिन हमें कोई ना कोई इस तरह का वाक़या देखने को मिल जाता है। तो ये रवादारी इसका फ़रोग़ कैसे हो सकता है? जी देखिए उबैद भाई, इस पर मुझे ये अर्ज करना है कि हमें कुर्बानियों की दास्तान जो है वो याद करना है। हमारे हीरोज जो हैं वो खालिद बिन वलीद हैं, हमारे हीरोज हसन बिन अली हैं। जी नाज़रीन इकराम, लाइन ड्रॉप होगी, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा उनसे रब्ता हो सके तो हम दोबारा डॉक्टर साहब को अपने प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। जी फिरदौस साहब, बात हो रही थी रवादारी की। रवादारी हमारे माशरे में कम होती जा रही है, आए दिन आपको वाक़यात, नए से नए वाक़यात देखने को आ रहे हैं। तो ये रवादारी हमें पैदा करनी होगी अगर हमें अपने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। रवादारी कैसे पैदा होगी? देखिए, एक तो पहले मैं आपके जो गेस्ट थे उनसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस नहीं होता है किसी इस्लामी मुल्क में है। मेरे ख्याल में ये बात उनकी राय हो सकती है लेकिन मैं दुरुस्त नहीं समझता हूँ। उसकी रीज़न ये कि आपको आलम इस्लाम में कोई ऐसा मुल्क नज़र नहीं आएगा पाकिस्तान की तरह जहाँ जितना ज़्यादा इस्लाम प्रैक्टिस हो रहा है पाकिस्तान में, जितनी सबसे ज़्यादा ज़कात आपके मुल्क से निकलती है, सबसे ज़्यादा हाफिज़ कुरान आपके मुल्क से निकलते हैं। आप यूरोप, मगरिब सब मस्जिदों में जाके देखो, इमाम मस्जिद और बहुत सारे आपके मुल्क से निकले हुए। 35 लाख मदारिस हमारे 35 लाख बच्चे हमारे मदारिस में पढ़ रहे हैं। मस्जिदें हमारी आज़ान से वो है, ठीक है ना। मौलाना उठ के हर बात कह सकता है, इस्लाम के लिए आज़ादी है, सब कुछ है। लोगों के अंदर भी इस्लाम की गैरत है। दुनिया के किसी मुल्क में फ़लस्तीन के लिए शायद कोई रैली निकली हो, आपके मुल्क में निकल रही है। दुनिया में कहीं कोई इशू होता है, आपके मुल्क में लोग इस्लाम के लिए निकलते हैं। हुर्मत रसूल का मसला आता है, आपके लोग निकलते हैं। कार्टून के नबी वसल्लम के मसला बनता है, आपके लोग निकलते हैं। वहाँ पे भी अगर कोई उनके ऊपर उठ के जो है
कोई हमला करता है तो आपका पाकिस्तानी निकलता है। इतनी गैरत तो ईमानी के सब बावजूद कुछ है पाकिस्तान में, मामला इतने बेहंगम क्यों देखिए हैं? मसला क्या है, मसला कि हम मनफी चीज़ों को ज़्यादा लेते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जी ये चीज़ें गलत हो रही हैं। जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनको हम सामने नहीं ला रहे। आपके पाकिस्तान में कितने ताजिर हैं जो बाकायदा तौर पे खैराती इदारे चला रहे हैं? आपके मुल्क में कितने ताजिर हैं जो अयताम के हाउसेस चला रहे हैं? बहुत कुछ अच्छा काम हो रहा है, लेकिन हम खैर के पहलू को नहीं ला रहे। इस तरह के खूबसूरत इवेंट के मौके पर भी अताहत की बजाय हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। जहाँ तक रवादारी का मसला है, देखिए रवादारी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा रवादारी है। आप आज की तारीख उठा के देखें, हिंदुस्तान में हिंदुओं ने दाखिल होकर मुसलमान के घर को जलाया, गाय की वजह से कत्ल कर रहे हैं। देखो हिंदुस्तान एक खूबसूरत जमहूरियत के तौर पे दुनिया मानती है उसको, वहाँ ये और आपके मुल्क में आप कभी हिंदू के साथ कुछ है? आपके मुल्क में कभी वर्स्ट डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है वही ना, तो दुनिया उसको और तरह से देखती। आपके मुल्क में अक़लियतें महफूज हैं, आप एक आध कई सिंगल वाक़या हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। उसकी भी बुनियादी रीज़न क्या है कि इस्लाम के उस फ़लसफ़े को या इस्लाम के दुरुस्त तसव्वुर को हम पूरा तरह से नहीं समझ सके। अगर इस्लाम के दुरुस्त तसव्वुर को हम समझें, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं वो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, दुनिया में मक्का मदीने के बाद पाकिस्तान की जो ज़मीन है, हमारी जो ज़मीन है वो मुसलमान है। अच्छा ठीक है, हमारे ज़मीन में इसको थोड़ी मैं वजाहत हर खित्ते के, मैं तो एक छोटा सी चीज़ ऐड कर लें, आप उसको बात को कंटिन्यू रखें। हर खित्ते के जियोपॉलिटिकल जो उनके हालात होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। इंडिया का मसला यह है कि वहाँ पर अक्सरियत हिंदुओं की है, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मुसलमानों और हिंदुओं का पैदा हो सकता है। पाकिस्तान की बात करें, आपने जिक्र किया अक़लियतें महफूज है, सब कुछ ठीक है, हम उस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान 100% अक्सरियती मुसलमानों का इलाका है। इसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा तो वो आपको इस्लाम की जो आपकी फ़िरका वाराना जो जमातें हैं उनके अंदर ही पैदा होगा, और उनके अंदर हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आया। इससे पाकिस्तान के पाँव जले, इसमें कोई शक नहीं है। ये ज़रा अगर हम इंडिया को और इस तरह से मैं आपको अगर इसकी भी बात करूँ ना, आप देखें पहले तो मैं उस बात को मुकम्मल करूँ कि हमारी जो ज़मीन है वो मुसलमान है। आज नहीं है तो कल आएंगे, एक नस्ल आएगी, वो क्या करेगी, ठीक है ना, वो इस ज़मीन को दोबारा से उसकी असल पे ले गए। आप देखें मक्का मदीने में आपको नहीं पता करामिता है, उन्होंने हरमैन को जलाया, ये हो गया, लेकिन ज़मीन क्या थी, मुसलमान थी, ये सारा हुआ। बाद में अब सही अकीदे के लोग हैं। आप देखें, आपने बात की उसकी क्या कहते हैं पाकिस्तान में फ़िरकावारियत की, आप 20 साल पीछे जाके देखें, फ़िरकावारियत के ऊपर मुनाजरे होते थे, इश्तिहार शाया होते थे, एक दूसरे के मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती थी। अब कहाँ है वो चीज़ें? अच्छा, वो रुख बदल है, आप बदल गया। पहले वो रुख था आपको फ़िरका वाराना जमातों में नज़र आता था, अब वो रुख हमें इस्लाम पसंद और इस्लाम मुखालफों में नज़र आ रहा है। उसको भी कम करनी चाहिए। देखिए इस्लाम पसंद बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। अभी देखिए पिछले हफ्ते में वो एक बच्चे ने अपने जो टीचर उनका कत्ल कर दिया, वाक़या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। देखो इस तरह के वाक़यात फ़िक्री ज़वाल के सबब से हैं, इसका कम किया जा सकता है, ये ज़्यादा नहीं है, अभी भी ज़्यादा नहीं है। बस सिर्फ ये कि इसको हम क्या करें, इस्लाम के, देखो ये बच्चा किसी मदरसे का नहीं पढ़ा था, ये उसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा था, उसी उस्ताद से पढ़ा हुआ था, ये इस्लामी तालीमात की वजह से नहीं था बल्कि उसी तालीमात की वजह से था। ठीक है, उससे रज़वी से फ़िक्री तौर पे मुमकिन है वो मुतासिर हो, बच्चा स्कूल में तो कुछ घंटे के लिए होता है, बाकी तो वो माशरे से सारी चीज़ें वही 2-3 घंटे जो स्कूल में होता है वो उसके तो बाकी ज़िंदगी पे अगर हावी नहीं होता तो समझे आप स्कूल में बच्चा कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा है। अच्छा, ये कॉन्फ्लिक्ट जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, देखिए इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप जितने भी आपके इस्लाम पसंद है वो एक पेज पे आपको नज़र आता शुरू हो रहा है, और उनके अंदर उनके ख़िलाफ़ दिन ब दिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो गुस्सा बढ़ रहा है। रियासत यहाँ पर आप क्या कहते हैं कि रियासत को क्या किरदार अदा करना चाहिए कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाए? देखिए रियासत के तो हाथ में बहुत कुछ होता है करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये करें, एक तो ये सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, इससे ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही है, इस तरह की दूरियाँ बढ़ रही हैं। हाँ, मसला ये कि आप सोशल मीडिया पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, ठीक है ना, एक दूसरे के फ़िक्र के ऊपर आके एक दूसरे को थ्रेट करना, एक दूसरे को धमकी देना, कत्ल करना, इस तरह के इक़दाम जहाँ पे हो रहे हैं उसको कंट्रोल करें। दूसरे एक ये कि मुल्क में एक फ़िक्री वहदत पैदा करने के लिए आप क्या करें, इक़दाम करें, वो आप अपने सिलेबस के ज़रिए, तालीम के ज़रिए, सेमिनार्स के ज़रिए, अपने TV चैनल्स के ज़रिए, मुख्तलिफ़ ज़राए से आप कर सकते हैं कि आपके मुल्क के अंदर लोगों की सोचने की जो वो है सतह वो एक तरह से हो, वो अपनी फ़िक्र जो है, फ़िक्र में मुमासलत पाई जाती है, फ़िक्र में यकसानियत पाई जाती है। अब ये कि मतलब हमारा जो लिबरल तबका है उसकी रहते पाकिस्तान में, खाते पाकिस्तान में, पीते पाकिस्तान में, इस्तेमाल पाकिस्तान की चीज़ें करें, फ़िक्र उनकी कहाँ की है, यूरोप की फ़िक्र है। तो ये इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। जी भट्ट साहब, जी भट्ट साहब, पिछले 10 साल एक बहुत मजबूत सियासी जमात जो है वो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने हुक्मरानी की। जी आप माशाल्लाह उनके बहुत करीबी रहे, बहुत आप उनके करीबी तर्जुमान भी रहे। आप क्या समझते हैं
कि जैसे आपके बातों से हमें पहले ये कुछ लगा कि आपने कहा कि अभी हालात बदल गए हैं, तो इमरान खान साहब को मुल्क जो है या हुकूमत ऐसे हालातों में मिली है कि सब चीज़ें जो है ना वो सेट थी, तो अब वो चीज़ें उसके अंदर चलती जा रही हैं। अब पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमें सुनने को मिलने वाली है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगले हफ्ते में हमें सुनने को मिलेगी कि पाकिस्तान में बहुत बड़े ज़खायर ऑयल के, गैसेस के ज़खायर वो आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप क्या समझते हैं कि इसमें किस हद तक क्रेडिट मौजूदा हुकूमत का है और किस हद तक क्रेडिट आप साहब का हुकूमत को देना चाहेंगे? सबसे पहले क्रेडिट तो अल्लाह ताला की ज़ात का है कि जिसने हमारे मुल्क पे मेहरबानी की है। ये 1968 में जो है ना 1978 और 79 में मैंने उर्दू डाइजेस्ट में पढ़ा था। ये मैं उस टाइम का वाक़या बता रहा हूँ कि जी हमारा ईरान की सरहदी इलाके के अंदर तेल के बहुत बड़े ज़खायर हैं। पाकिस्तान ने पता नहीं किस वजह से नहीं निकाला, किसी मसलत की वजह से निकाला, किसी तलक की वजह से नहीं निकाला, लेकिन अल्लाह ताला जब किस टाइम मेहरबान हो जाए तो वो इज्तिमाई तौर पे अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान के ऊपर फजल कर रहा है। तो ये जो है एक अमेरिकन कंपनी है, पेट्रोलियम कंपनी है, नाम उसका लें या ना लें, एक्जैन कंपनी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब ये नहीं कहना कि जी वो इसने दिया था, क्या नाम है, किसको नहीं, जाहिर है अब फिर आप कहेंगे बात है, ये मियाँ साहब के दौर में ही हुआ था, फिर निगरान हुकूमत ने उसके ऊपर साइन किए, अभी उसके ऊपर काम है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे जो बड़ी जो अचीवमेंट ये है कि 5000 मीटर गहराई तक उन लोगों ने वहाँ ड्रिलिंग कर ली है और वो जो है बहुत हौसला अफजा है। वो वहाँ पे पेट्रोलियम की इतनी बड़ी मकदार ज़खायर बरामद हो चुके हैं जिसका अभी, क्योंकि वो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म के हैसियत से वो ज़ाहिर है एक ऐसा उनका अपना बयान होगा क्योंकि उसकी एक अहमियत होगी, लेकिन वो जो अनऑफिशियल जो है कि वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कौम को खुशी मिल चुकी है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो गवर्नमेंट करती है कि हमें इतना पेट्रोलियम वहाँ से निकलेगा कि दुनिया के जो 10 बड़े ममालिक होंगे उनमें पाकिस्तान होगा और 6ठे नंबर पे बरामद करने वाले मुल्कों में भी होगा। और कुवैत का जो आज पेट्रोल निकल रहा है दुनिया का 8.5%, ये उससे बढ़ के होगा 9.5% पेट्रोल। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, हमें पहले भी बहुत खुशखबरियाँ मिलती रही हैं। हमें जी रिकोटिक की खुशखबरी जी वहाँ पर तांबे के इतने ज़खायर निकल आए, वहाँ पर सोने के ज़खायर निकल आए। बाद में आ जाके पता चला कि वो जिन कंपनियों को वो ठेका दिया गया उसमें से 90% तो वो ले जाती है, पाकिस्तान के शेयर जो है वो सर देखें ना, 4%। ये आप इससे अंदाज़ा कर लें एक चीज़ का, ये तो एक गवर्नमेंट पॉलिसी होती है। ज़ाहिर है जो कंपनियाँ आती हैं वो इन्वेस्ट करती हैं, लगाती हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ वहाँ से ना निकले तो किसका खसारा होता है। ये जॉइंट वेंचर करके कंपनी जो है एक्सोन जो है ये अकेली नहीं निकाल रही, इसमें OGDC भी है, सुई गैस भी है। उसमें मैं आपकी बात कर रहा हूँ, उसमें इतनी 90% आप उस कंपनी को दे रहे हैं, खर्चा भी उसके बाद 10% में आपने खर्चा भी निकालना है। सर और ये किकबैक्स जो सर मैं आपकी इस बात पे बिल्कुल जो है ना इस पे कोई इख्तलाफ नहीं, उसके हम प्लेंटी भी दे रहे हैं, इसके तो आपको पता है कितना बड़ा जुर्माना दे रहे हैं, कितना बड़ा ये तो हम आप इसको ये बता रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो इस सब में मसला क्या था, बुनियादी इस सब में वो चीज़ जो सामने नहीं आई वो इनके जो हुकूमतों में होते थे, साबिक जरदारी साहब थे या मियाँ साहब थे या और लोग थे, उनकी कमीशन भी होती है ना, वो किकबैक्स की मैंने जिक्र किया, किकबैक्स होते हैं अच्छे खासे बड़े। सर ये तो एक और मैं भी इसी हुकूमत में भी हो, इसमें भी वही हो, सब में सब देखें ना। अब क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं ना जिस पे हम अभी जो फोकस करना चाह रहे हैं, जिसकी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सबसे पहले कि आपने वो सोने के ज़खायर पाकिस्तान में हैं, कीमती पत्थर हैं और पेट्रोलियम है, गैस है। अगर अल्लाह ताला के हुक्म से ये यहाँ पे जो भी ये एक्सोन कंपनी लगी हुई है, अगर 10-12 दिन में अगर ये हमें खुशखबरी मिल जाती है इस कौम को कि ये वहाँ से पेट्रोलियम या गैस जो भी निकलती है उसका ज़ख़ीरा 50 साल तक होगा, ठीक है। और हम 15 बिलियन देना पड़ता है जी, हम 15 अरब डॉलर जो है सालाना सिर्फ इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं पेट्रोलियम पे। अगर फिर एक मैं आगे गुजारिश कर दूँ थोड़ा सा, इसकी खुशखबरी की इसलिए भी ज़्यादा तईद हो रही है कि सऊदी अरब जैसा मुल्क भी 10 अरब डॉलर उसी के करीब तरीन ग्वादर पे लगा रहा है। वही बात करने लगा था कि तो इसका मतलब रिफाइनरी भी बन रही है, रिफाइनरी के ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा मतलब एक अल्लाह ताला की देखो ना कितनी मुमालसत होती जा रही है। आप क्या कहते हैं कि ये क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? अल्लाह ताला की ज़ात का तो क्रेडिट है, ये आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? देखिए अब क्रेडिट तो नून लीग वालों ने पॉलिसी बनाई है, जो भी अच्छा काम करेगी ये हुकूमत है। एहसन इकबाल साहब ने बयान देना चाहिए, हमारे दौर में शुरू हुआ था,
लेकिन यार आप दुआ करें कि या अल्लाह ताला पेट्रोलियम निकल आए, बस पहले निकल आए। बट साहब के लिए, आपके लिए कोई मैटर मैं, हमारे लिए मैटर नहीं है, हमारे लिए मैटर नहीं है कौम की खुशहाली, हमारा जो मकसद है कौम की खुशहाली। अच्छा, ये जो एक बयानिया पेश किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को सारी चीज़ें जो है ना वो प्लेट में तैयार मिल गई हैं, हालात भी अच्छे हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया, इसलिए अब दुनिया भी आना शुरू हो गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं भट्ट साहब की एक बात से इख्तलाफ करूंगा, हमारे बहुत सीनियर हैं, काबिल एहतराम है, काबिल रिस्पेक्ट है कि हम हालत जंग में थे, ये दुरुस्त नहीं होगा। हम हालत जंग में हैं, बिल्कुल ठीक है ना, ये अभी हैं बेशक। हम देखें हमारे ऊपर आपके 4th जनरेशन वार, 5th जनरेशन वार है, और तरह के दुश्मन आपके पहली दफा अब ज़्यादा सख्त हैं। अब तो आपने काम शुरू कर दिया है, अब तो जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है मुख्तलिफ ममालिक की, वो बाकायदा मतलब हम हालत जंग में अभी भी है। साजिश पकड़ी गई, इसराइल की साजिश पकड़ी गई, 36 मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व। अब हालात ज़्यादा नाजुक है भट्ट साहब, ये बात अब आप ये देखें, जो मैं ये बता रहा हूँ, देखें ना, एक ये जो मुश्किलात होती हैं उनकी मुख्तलिफ एंगल होती हैं हर दफ़ा, कोई मुश्किलात का कोई एक सिमत नहीं होती, हर दफ़ा उनकी सिमत मुख्तलिफ हो जाती है, लेकिन हालात रहते हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन किराम, ये छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है और ये हमारे माशरे का हुस्न है, लेकिन बात यही है कि जो भी हो उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होना चाहिए, पाकिस्तानी कौम को फ़ायदा होना चाहिए, और हम सब यही समझते हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। जिसने भी पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी की है उसको कटहरे में खड़ा होना चाहिए, और जिसने पाकिस्तान की तरक्की में काम किया है उसको नवाजा जाना चाहिए, उसको उसका हक देना चाहिए। नाज़रीन किराम, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। प्रोग्राम के इख्तिताम पे जो ISPR है उसकी तरफ से एक मिली नगमा तैयार किया गया है, वो मिली नगमा आप देखें। हमें इजाज़त दीजिए, मुझे फिरदौस साहब को, जनाब भट्ट साहब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ताबिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत नवाजिश।